इस ऐतिहासिक पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम 100 साल पुराने एक ऐसे कोल्ड केस की फाइल खोलने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया था। किंग तुतनखामुन की मम्मी का श्राप, कितनी सच्चाई है इसमें और कितना फिक्शन। आज एक इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरियन की तरह हम इस रहस्य के पीछे के पक्के सबूतों की जांच करेंगे। चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। अब सोचिए, क्या सच में 3000 साल पुराने एक सम्राट ने अपनी नींद खराब करने वालों से कब्र के अंदर से बदला लिया? सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन उस दौर में कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मिस्र की रेत से कोई भयंकर अलौकिक शक्ति आजाद हो गई है। जरा 1923 की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खुदाई की फंडिंग करने वाले अमीर लॉर्ड कार्नारवन की काहिरा में बहुत ही दर्दनाक मौत होती है और बिल्कुल उसी वक्त रात 1:55 पर पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया सूजी अचानक बुरी तरह चीखती है और दम तोड़ देती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? दुनिया तो दहशत में थी। फिर खबरें उड़ने लगीं कि कब्र के बाहर एक डरावनी चेतावनी लिखी हुई थी, जो भी इस फेरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उड़ा ले जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ अगले 6 सालों का वो खौफनाक दौर, जहां इस खुदाई से जुड़े 22 लोगों की बेहद अजीब और भयानक तरीकों से मौत हो गई। तो चलिए सदी की इस सबसे बड़ी खोज के क्राइम सीन पर वापस चलते हैं और देखते हैं असल में वहां हुआ क्या था। इस कथित श्राप की जड़ों को समझने के लिए हमें नवंबर 1922 में वापस चलना होगा। जगह है वैली ऑफ द किंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर एक भुलाए जा चुके फेरो की तलाश में अपनी आखिरी और सबसे हताश कोशिश कर रहे थे। 15 साल की मेहनत और उस जमाने के 50,000 पाउंड खर्च करने के बाद भी हाथ खाली थे। उनकी स्पॉन्सरशिप बस छिनने ही वाली थी कि तभी चट्टान में तराशी गई एक सीढ़ी मिली। मलबा हटाया गया तो एक सीलबंद दरवाजा दिखा और 24 नवंबर तक पूरी 16 सीढ़ियां साफ होने के बाद आखिरकार रॉयल सील पर एक नाम उभर कर सामने आया, तूतनखामुन। 26 नवंबर को कार्टर ने उस बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। मोमबत्ती की रोशनी में जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके मुंह से बस 2 शब्द निकले, वंडरफुल थिंग्स, यानी अद्भुत चीजें। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी का स्केल सच में किसी का भी दिमाग घुमा दे। कब्र के अंदर 5398 चीजें बिल्कुल सही सलामत रखी थी। सोचिए, 10 किलो का शुद्ध सोने का डेथ मास्क और एक ऐसा खंजर जो अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना था। ये टाइम कैप्सूल की तरह था जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन डर और मीडिया के खेल ने कैसे इस कामयाबी को एक खौफनाक मिथक में बदल दिया, आइए वो समझते हैं। वो सुनहरी कामयाबी बहुत ही जल्दी एक बड़े खौफ में बदल गई। हुआ ये कि कार्टर की एक पालतू सुनहरी चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया, और मिस्र में कोबरा का मतलब है रॉयलिटी का प्रतीक। बस लोकल वर्कर्स में दहशत फैल गई कि मरे हुए राजा ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद तो डेली मेल जैसे अखबारों को मानो मसाला मिल गया। उन्होंने हर अजीब मौत को श्राप से जोड़कर पहले पन्ने पर छापना शुरू कर दिया। लॉर्ड कार्नारवन की मच्छर के काटने से मौत, श्राप। किसी फाइनेंसर को रहस्यमयी बुखार, श्राप। यहाँ तक कि एक सेक्रेटरी के पिता का 7वीं मंजिल से कूदकर जान देना भी फेरो के गुस्से का सबूत मान लिया गया। मीडिया का ये पागलपन अपने चरम पर तब पहुंचा जब 1926 में मम्मी की ऑटोप्सी हुई। इस जांच में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको सुन्न कर दिया। मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नारवन को उस कीड़े ने काटा था। बस इसके बाद तो श्राप की थ्योरी पूरी दुनिया के लिए एक पक्की सच्चाई बन गई। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरियन के तौर पर हमें यहाँ रुककर इंसान की एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी को समझना होगा। इंसानी दिमाग की फितरत है कि जब वो कुछ भयानक घटनाओं को लॉजिक से नहीं जोड़ पाता तो वो उनके पीछे एक सुपरनैचुरल कारण या श्राप कर लेता है। ये हमारा अनजान चीजों से बचने का एक तरीका है। तो अब वक्त आ गया है उस सोने के मास्क को हटाने का और तूतनखामुन का असली सच सामने लाने का। मिस्र के राजघरानों में अपनी ब्लड लाइन को शुद्ध रखने के लिए परिवार के अंदर ही यानी भाई बहनों के बीच शादियां करने का चलन था। इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। तूतनखामुन इसी भयानक इनब्रीडिंग का नतीजा था। उसे कोई दैवीय शक्ति नहीं मिली थी, बल्कि बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां विरासत में मिली थीं। मेडिकल डेटा इस बदला लेने वाले भगवान की इमेज को पूरी तरह तोड़ देता है। वो तो एक बेहद कमजोर सा लड़का था
उसे गंभीर क्लब फुट की बीमारी थी। उसके पैर टेढ़े थे और वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। इसीलिए उसकी कब्र में 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली थी। ऊपर से हड्डियों की बीमारी और बार बार होने वाला मलेरिया। सच तो ये है कि इन सारी बीमारियों की वजह से ही महज 18 या 19 साल की उम्र में उसकी जान चली गई। अब चलिए साइंटिफिक डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस सुपरनैचुरल श्राप का पूरी तरह से पर्दाफाश करते हैं। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक बहुत ही डिटेल स्टडी पब्लिश हुई। उन्होंने खुदाई के दौरान मौजूद 44 लोगों के डेटा को ट्रैक किया और रिजल्ट्स बिल्कुल साफ। चाहे आप कब्र के अंदर गए हों या बाहर रहे हों, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। स्टैटिस्टिकली 0 इम्पैक्ट। और ये आंकड़ा तो पूरी कहानी ही पलट देता है। जिन 22 लोगों के बारे में अफवाह उड़ी कि वे श्राप का शिकार हुए, उनकी मौत की औसत उम्र 73 वर्ष थी। 1920 के दशक के हिसाब से सोचें तो 73 साल की उम्र बहुत ही लंबी और अच्छी खासी मानी जाती थी। एक एक करके सारे डरावने मिथक वैज्ञानिक जांच के आगे टिक नहीं पाते। कुत्ते की मौत टाइम जोन के अंतर की वजह से वो कई घंटे बाद हुई थी, बिल्कुल उसी वक्त नहीं। काहिरा की बत्ती गुल होना, 1920 के काहिरा में पावर ग्रिड फेल होना बहुत ही आम बात थी। और वो मशहूर पंखों वाली मौत की चेतावनी, वो पूरी तरह से एक रिपोर्टर और एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट की दिमागी उपज थी जो बस अखबारों की हेडलाइंस बनाना चाहते थे। और उन रहस्यमयी बुखारों का क्या? उसका भी एक पक्का बायोलॉजिकल कारण है। 1963 में डॉक्टर ए.जे. दिन ताहा ने खोज की कि उन पुरानी बंद कब्रों में एस्परगिलस नाइजर नाम का एक फंगस जमा हो गया था। ये फंगस सांस की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। अगर 1923 में आज की तरह एंटीबायोटिक्स मौजूद होते तो इस पूरे श्राप का इलाज एक आम सी दवा से हो जाता। तो अमरता का असली रहस्य क्या है? आइए उन लोगों पर नजर डालते हैं जो इस श्राप के प्राइम सस्पेक्ट होने चाहिए थे। लॉजिक तो यही कहता है ना कि अगर कोई श्राप होता तो सबसे पहले उन लोगों को मारता है जिन्होंने कब्र को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड कुछ और ही कहते हैं। लेडी एवेलिन जो सबसे पहले अंदर गई थी, वो 78 साल की उम्र तक जीवित रहीं, और डॉक्टर टेरी जिन्होंने अपने हाथों से मम्मी की ऑटोप्सी की थी, उन्होंने तो 87 साल तक एक लंबी जिंदगी जी। और खुद हावर्ड कार्टर जिसने ये सब शुरू किया, वो अपनी इस ऐतिहासिक खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहा और उसकी मौत भी एकदम नेचुरल तरीके से हुई। जब भी डरे हुए रिपोर्टर्स उससे श्राप के बारे में पूछते तो उसका एक ही सीधा सा जवाब होता, I am still alive, यानी मैं तो अभी भी जिंदा हूं। प्राचीन मिस्र की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, एक इंसान वास्तव में तभी मरता है जब उसका नाम भुला दिया जाता है। तूतनखामुन के बाद के राजाओं ने तो उसका नाम इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, कार्टर की जिस टीम पर उसे तबाह करने का आरोप लगा, उसी टीम की खुदाई ने उस लड़के को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो हमारी इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल से क्या साबित होता है? यही कि वहां कोई श्राप था ही नहीं। वहां बस एक बीमार, भुला दिया गया टीनेजर था जिसे उन्हीं लोगों ने वापस इतिहास के पन्नों में जिंदा कर दिया जिन पर उसे मिटाने का इल्जाम था। और अंत में ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, असल में अमरता की शक्ति किसके पास है? देवताओं के पास या उन इतिहासकारों के पास जो उनकी कहानियों को जिंदा रखते हैं? इस पड़ताल में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।